गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज अंबेडकर जयंती है। एक हमारे फेसबुक फ्रेंड ने अनुरोध किया था कि आप अंबेडकर जयंती है तो आज अंबेडकर पर कुछ बोलें। मुझे लगा कि उसकी बात सही है। पिछली बार मैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में बात करने से चूक गया। उसमें मुझे अफसोस है। मुझे नॉर्मली मैं चूकता नहीं हूं। मैं खैर, भीमराव अंबेडकर का भारत की सभ्यता, भारत की राजनीति, भारत के जो पॉलिटिकल, जो कल्चरल डिस्कोर्स है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ख़ासतौर पर जो दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। दिक्कत उनकी आलोचना को स्वीकार करने में नहीं है, दिक्कत उन पर बहस करने में भी नहीं है। दिक्कत कुछ और है। मेरा ये मानना है कि अंबेडकर पर बात करते समय अंबेडकर जितने क्रिटिकल थे अपने समसामयिक लोगों के प्रति, समसामयिक विचारों के प्रति, मध्यकालीन प्राचीन कालीन विचारों के प्रति, हमें ये जो क्रिटिकलनेस है अंबेडकर के दृष्टिकोण की, इसे आत्मसात करना चाहिए। अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिट है उनका आलोचनात्मक विवेक, हर चीज के बारे में सवाल करना। उन्होंने कोई चीज जैसी लिखी है उसे वैसा स्वीकार नहीं किया। ना उन्होंने दलितों के बारे में जो लिखा गया है वैसा स्वीकार किया, ना दलितों के बारे में ही नहीं, किसी और के बारे में भी जो लिखा गया है वैसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी आदर्श पर विश्वास मत कीजिए। आयरनी देखिए हिंदुस्तान की आयरनी क्या है? हिंदुस्तान के पूरे वैचारिक सिस्टम को सनातनी हिंदुओं का जो भावबोध है वो एकदम जकड़े हुए हैं। सनातनी भावबोध क्या है? हर चीज को पूजा की वस्तु बना दो। यह सनातनी हिंदू का भावबोध है। यह सनातनी हिंदू की आइडियोलॉजी का भावबोध है। वो जाहिर है कि उसने अंबेडकर के मरने के बाद में अंबेडकर को भी पूजा की चीज बना दिया। सनातनियों से लड़ते हुए, सनातनी हिंदुत्व से लड़ते हुए, तमाम किस्म की हिंदुत्व जड़ताओं से लड़ते हुए अल्टीमेटली अंबेडकर के विचारों को, अंबेडकर के दृष्टिकोण को एकदम पूजा की चीज, एकदम अनक्रिटिकल चीज बना दिया गया। और यह सबसे बड़ी चिंता की चीज है। मेरे लिए अंबेडकर बहुत सम्मानजनक, जिनके प्रति मेरे अंदर बहुत गहरी श्रद्धा है, मैं उस तरह से उन्हें देखता हूं। मैं बहुत हल्के ढंग से नहीं लेता उनको। लेकिन यह चीज मैंने उनसे ही सीखी है कि जब जिस चीज से आप असहमत हो तो उसे व्यक्त करें और निर्भीक होकर व्यक्त करें। मैं अंबेडकर की बहुत सारी चीजों से एकदम सहमत नहीं हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सहमत न हो। ये जो अंबेडकर के प्रति जो सहमतों का संसार पैदा हुआ है, इसने अंबेडकर की सबसे ज्यादा क्षति की है। अंबेडकर कोई मूर्ति नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। क्योंकि अंबेडकर एसेंशियली किसी भी किस्म के आदर्श को माने जाने के खिलाफ थे। मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसकी स्वाधीन चेतना के विकास के लिए यह जरूरी शर्त है कि वह किसी भी आदर्श को न माने। उसका सिर्फ एक आदर्श होगा, स्वाधीनता और सिर्फ स्वाधीनता। तो अंबेडकर पर ध्यान में रहनी चाहिए कि अंबेडकर की सबसे प्रिय चीज कौन सी है। अंबेडकर की सबसे प्रिय चीज आदर्श नहीं है।
अंबेडकर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आदर्श नहीं होने चाहिए, लेकिन आयरनी देखिए कि अब अंबेडकर के भी आदर्श बना दिए गए कि अंबेडकर के आदर्शों पर चलो, और यही सना जब आपको आदर्शों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप तय मान लीजिए आप आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप स्वतंत्रता की चेतना की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप एक बंद घेरे में होंगे। तो मेरी तरफ से तो बढ़िया स्मृति नमन यही होगा कि हम स्वतंत्र चेता बने और हमारा कोई आदर्श नहीं होगा, स्वतंत्रता के अलावा मेरा कोई आदर्श नहीं होगा। मैं स्वतंत्रता की पूजा करूंगा। स्वतंत्रता मेरे लिए कोई अराजक चीज नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता मेरे लिए वह चीज है जिसके जरिए मैं हर चीज को कसौटता हूं और बार बार नई चीजें अर्जित करता हूं और पुरानी को छोड़ता हूं। अंबेडकर के दृष्टिकोण के विकास में स्वतंत्रता की जो ललक है, स्वतंत्रता को हासिल करने की जो इच्छा शक्ति है, जो दृष्टिकोण है, उसकी स्पिरिट को और उसके परफेक्ट को, उसके व्यापक फलक को समझने की जरूरत है। अभी तक जितना भी अंबेडकर का डिस्कोर्स है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, उनसे भी जो अंबेडकर पंथी हैं और उनसे भी जो सेक्युलर लोग हैं और उनसे भी जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, क्योंकि अंबेडकर सबके यहां पूजनीय है। मैं अंबेडकर का सम्मान करता हूं। अंबेडकर से मैंने ये चीज सीखी है कि पूजा की कोई चीज नहीं होती। अंबेडकर इस अर्थ में मार्क्स के एकदम करीब थे। मार्क्स के अंदर ये फेटिसिज्म नहीं था, ये पूजा भाव नहीं था, किसी भी चीज को देवत्व भाव से देखने की प्रवृत्ति नहीं थी, और यही चीज उन्होंने कार्ल मार्क्स से सीखी, और यही चीज है जो उन्हें हिंदुस्तान का कार्ल मार्क्स बनाती है। हिंदुस्तान में देवता हैं और देवताओं की पूजा और देवत्व भाव है, हर जगह है, और ये देवत्व भाव इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर हीन भाव है, और इसको सबसे पहले अगर किसी ने पकड़ा तो वो अंबेडकर थे। तो भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए इस देवत्व भाव से और एक पूजा भाव से मुक्त करना बेहद जरूरी है। हमने क्या किया कि हमने भारतीय समाज का एक ऐसा ढांचा, भारतीय समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक डिस्कोर्स का एक ऐसा ढांचा पैदा किया जो कि अल्टीमेटली एक पूजा भाव में कन्वर्ट होता है, देवत्व भाव में कन्वर्ट होता है। वह देवत्व का खंडन करते हुए शुरू करता है और देवत्व में लीन हो जाता है। अंबेडकर ने सबको एक सिरे से चुनौती दी, सारे प्रचलित विचार, मान्यताएं, धारणाएं, सबको चुनौती दी। किस लिए दी? इसलिए कि आप चीजों के प्रति सवाल करना शुरू करें, आप अपने अंदर आलोचनात्मक विवेक पैदा करें। इसलिए नहीं कि आप पूजा भाव पैदा करें। पूजा भाव पैदा करना अंबेडकर का उलट तैयार करना है, देवत्व भाव पैदा करना, हीनत्व पैदा करना है, और अंबेडकर को इससे सख्त नफरत थी। एक अन्य चीज जो कि मुझे लगता है कि जो अंबेडकर पर विचार करते समय बहुत जरूरी है, अंबेडकर के दृष्टिकोण की एक दिक्कत है। देखिए, वो दिक्कत क्या है कि अंबेडकर साहित्य के लोग तो नहीं थे, साहित्य उनकी पृष्ठभूमि नहीं थी, उनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की थी और राजनीति की थी, और खासतौर पर अर्थशास्त्र की थी। अंबेडकर को पूंजीवाद से सख्त नफरत थी। उन्होंने सबसे तीखी आलोचना लिखी कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की बारीकियों में जाके सबसे गंभीर विमर्श को जन्म दिया, और जो चीज उनकी सबसे मूल्यवान थी, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री थे, उस पर सबसे कम बात हुई, और बात किस पर हुई? जाति, जाति, जाति। अगर हमने अंबेडकर के अर्थशास्त्र संबंधी विचारों को ग्रहण किया होता और पूंजीवाद संबंधी आलोचनाओं को ग्रहण किया होता तो हिंदुस्तान में हजारों क्रांतिकारी पैदा होते, जातिवादी नेता पैदा नहीं होते। अंबेडकर का जाति विमर्श का और जातिवाद के संदर्भ का, वर्ण की आलोचना का एक खास संदर्भ है।
और उस संदर्भ में ही ध्यान रख के बात की जानी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में वर्णाश्रम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और सामाजिक विषमताओं और खासतौर पर जातिगत जो विषमता के प्रश्न हैं, और संविधान में जो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, उस समय जो असमानता थी जीवन में, जो चीज केंद्र में थी, इसके चलते बार बार हर चीज की परीक्षा हो रही थी असमानता की कसौटी पर। लेकिन जब आपने संविधान बना दिया और संविधान में समानता को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो अब किस पर बात होनी चाहिए? अब समानता के प्रश्नों पर बात होनी चाहिए, असमानता के प्रश्नों पर नहीं। अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, दलितों को गैर दलितों के बराबर कैसे खड़ा किया जाए, गरीब को अमीर के बराबर कैसे खड़ा किया जाए, वो उन दोनों के बीच में समानता के कौन से बिंदु हो सकते हैं। ये अफसोस की चीज है कि अभी भी हमारे यहां असमानता के बिंदु ज्यादा हैं। समानता के बिंदुओं की खोज और उनकी परिकल्पना, उनके बारे में फ्यूचर प्लान, इस पर डिस्कशन कम है। आजादी के पहले विषमता और असमानता का परिदृश्य था, और वह परिदृश्य ही था जिसकी वजह से वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति प्रथा को लेकर सबसे ज्यादा लिखा गया और वैषम्य के सवालों पर लिखा गया। लेकिन संविधान बनने के बाद तो परिदृश्य बदल चुका था। संविधान में बाकायदा समानता को आपके मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था, और इस बदले हुए परिदृश्य में अब जाति पर जब बात होगी तो वो समानता के दृष्टिकोण से बात होगी, असमानता के दृष्टिकोण से बात नहीं होगी। पहले अन्याय के दृष्टिकोण से बात होती थी, अब न्याय के दृष्टिकोण से बात होगी। आजादी के बाद अंबेडकर का परिप्रेक्ष्य बुनियादी तौर पर शिफ्ट करता है। समानता और न्याय, ये उसके दो बुनियादी पैराडाइम है, और ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आज किसी भी दलित को यह हक है कि अगर उसके साथ अन्याय हो तो वो जाके केस करे, गुहार लगाए, कानून उसकी मदद करेगा। इसकी व्यवस्था है, पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी, और यह बहुत बड़ा चेंज है। अगर चेंज नहीं होता तो आप यह सोचिए कि 70 जब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो कुछ सैकड़ों लोग ही मिडिल क्लास में, लेकिन जब यह संविधान बन गया और लागू हुआ और जब यह व्यवहार में आया, आज आप देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में एससी एसटी में एक अच्छा खासा कई करोड़ों की तादाद का मध्य वर्ग पैदा हो चुका है। यह मध्य वर्ग अंबेडकर के जमाने में नहीं था। अगर होता तो अंबेडकर की ताकत कुछ और होती। आप कल्पना कीजिए, अंबेडकर की मेधा, अंबेडकर के विजन और मायावती की मेधा और विजन की तुलना करके देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। मायावती को पढ़ना नहीं आता और अंबेडकर को पढ़ने से फुर्सत नहीं थी और बताने से फुर्सत नहीं थी। अंबेडकर के विजन पर चल के ही हिंदुस्तान का संविधान बना और भविष्य की योजनाएं तैयार की गई। उनके पैराडाइम का बुनियादी आधार था न्याय और समानता, और इसने पुराने जाति के ढांचे और उसकी संरचना में व्याप्त जो अन्याय था उसकी जड़ों पर गहरा कुठाराघात किया। तो कास्ट पर जब आज बात होगी, कास्टेज पर जब बात होगी, तो वो समानता और न्याय के आधार पर बात होगी। वह अंबेडकर के ही संदर्भ में बात नहीं होगी। अंबेडकर का संदर्भ अलग था, आज संविधान का संदर्भ है। और ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, इस पैराडाइम शिफ्ट को हम कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है। अंबेडकर के पूरे दृष्टिकोण के केंद्र में कौन सी चीज है? आप ब्यौरे और डिटेल्स के विश्लेषण में मत जाइए। वो बहुत बड़ा जीनियस है, उसने बहुत कुछ लिखा है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विद्वान के, किसी भी इंटेलेक्चुअल्स के दृष्टिकोण के केंद्र में कौन सी चीज है, उस केंद्रीय बिंदु को पकड़ने की जरूरत है, उस चाबी को पकड़ने की जरूरत है।
अंबेडकर ने कई जगह इस बात को रेखांकित किया है, लेकिन अफसोस की बात है जिन लोगों ने दलितों पर काम किया, वो चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो सोशल साइंस में हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो भाई विद्वान हूं नहीं, मैं तो मास्टर आदमी हूं, प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ता हूं अपने तरीके से। मैं शोहरत के लिए भी नहीं पढ़ता और सत्ता के लिए भी नहीं पढ़ता और सत्ता के लिए न बोलता हूं न लिखता हूं। अंबेडकर के दृष्टिकोण की धुरी है सत्य और अन्वेषण, सत्यान्वेषण। पूरी दुनिया में मॉडर्न किस्म के विचारों की उत्पत्ति के लिए इंटेलेक्चुअल्स में एक चीज बेहद जरूरी है, वो चाहे जिस डिसिप्लिन के हो, सर्च एंड सर्च एंड सर्च, खोज खोज और सिर्फ खोज। अंबेडकर की यह ब्यूटी है कि उन्होंने अन्वेषण और अन्वेषण पर जोर दिया और सत्य की खोज की। कौन सी चीज सीखेंगे उनसे आज के नौजवान? शूद्र क्या थे और भविष्य में क्या होंगे, इस डिस्कोर्स से आज का नौजवान कहीं पहुंचेगा? वो अधिकतर थोड़ी देर बातचीत कर लेगा, लेकिन यह चीज उसको मदद नहीं करेगी। मदद यह चीज करेगी जब तक कि उसके पास में वो चाबी होनी चाहिए जिस चाबी से अंबेडकर बने। और वह चाबी कौन सी है? वह चाबी है सत्यान्वेषण। अंबेडकर के दृष्टिकोण की धुरी है सत्यान्वेषण। अगर आपको अंबेडकरवादी होना है तो आपके अंदर दो चीज होनी चाहिए, एक तो इस सत्य पाने की ललक और दूसरा एक अन्वेषण का नजरिया। हमने ये अन्वेषण के नजरियों को, खोज के एटीट्यूड को तो विकसित ही नहीं किया। सारी दुनिया में विज्ञान विकसित हुआ अन्वेषण के आधार पर। सारी दुनिया में नई चीजें आई अन्वेषण के आधार पर। अंबेडकर भी महान बने सिर्फ अन्वेषण के आधार पर। उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी आप उन्हें ध्यान से पढ़िए, कौन सी चीज है उसमें? खोज और सिर्फ खोज। वो आख्यान नहीं बनाते, वो मिथ नहीं बनाते। हमें देखना होगा कि अंबेडकर कैसे पढ़ते हैं, अंबेडकर कैसे काम करते हैं, अंबेडकर की स्पिरिट किसमें है, अंबेडकर कहां मिलेंगे। अंबेडकर ने लिखा कि मेरी दृष्टिकोण की बुनियाद है सत्यान्वेषण। यानी एक वैज्ञानिक का काम क्या है, एक अंबेडकरवादी का काम क्या है? ये उनके शब्द हैं। उसका काम है तथ्यों की खोज करना। और हमारे यहां अभी तो लड़ाई चल रही है इसी बात पे, तथ्यों को कैसे छिपाया जाए, तथ्यों से कैसे दूर रखा जाए। नहीं नहीं, तथ्यों की खोज करना और उन्हें उद्घाटित करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, यह है अच्छी अंबेडकरवादी का काम। जो आप जानते हैं उस जाने हुए को बताना, यह अंबेडकर के रास्ते पर चलना नहीं है। अंबेडकर के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि आप तथ्यों की खोज करें और नए तथ्यों की खोज करें और उन्हें उद्घाटित करें और बताएं। सिर्फ मेरे कहने से कभी दलितों ने जो आत्मकथाएं लिखी हैं, आप उसमें जाइएगा और देखिएगा वहां सत्य की कितनी खोज है और कितना अन्वेषण है, कितनी रिसर्च की गई है। वहां सिर्फ आत्मानुभूति और आत्मालाप अधिक है, वहां सत्य की अनुभूति, नए तथ्यों की खोज एकदम नहीं है। आप किसी भी दलित की जीवनी पढ़ के हिंदुस्तान के गांव और उसकी वास्तविकता को नहीं समझ सकते। किसी भी दलित की जीवनी पढ़ के आप हिंदुस्तान में जो दलित मिडिल क्लास पैदा हुआ उसे भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वह एक खास किस्म के रोमांटिक भाव से लिखी गई जीवनियां हैं। वो चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जीवनी हो, चाहे वो दया पवार की जीवनी हो, एक खास किस्म का दलितों के प्रति रोमांटिसिज्म उनमें व्यक्त हुआ है। दलित की खोज के लिए, भारत की खोज के लिए जरूरी है कि आपका किस पर जोर हो? सत्यान्वेषण पर।
स्वयं की खोज पर नहीं, स्वयं को प्रतिष्ठित करने पर नहीं। स्वयं में जितना यथार्थ है उससे ज्यादा बड़ा यथार्थ स्वयं के बाहर है। मेरी जिंदगी के कितने कष्ट हैं, कितना महान कष्ट हो सकते हैं मेरी जिंदगी में, लिख चुका हूं मैं और लिख दूंगा थोड़ा सा। लेकिन क्या मेरी जिंदगी के कष्ट इतने बड़े हैं कि सामाजिक कष्टों को वो अतिक्रम कर जाएं? समाज में निजी जिंदगी से ज्यादा कष्ट फैले हुए हैं, दुख दर्द फैले हुए हैं, वास्तविकता के रूप फैले हुए हैं। हम उन्हें जानने की कोशिश करें। अंबेडकर की ब्यूटी यहां पर है, नए नए तथ्यों की खोज की और नए सत्य का उद्घाटन किया, और इसी अर्थ में वे हिंदुस्तान के कार्ल मार्क्स बन पाए, क्योंकि उन्होंने हर चीज पर संदेह किया। मार्क्स की ब्यूटी तो यही थी। मार्क्स को जिस चीज ने मार्क्स बनाया वह था क्या? हर चीज पर संदेह करो। और यह एक मंत्र कार्ल मार्क्स का अंबेडकर ने बिल्कुल एकदम गले में उतार लिया। ये उनके जेहन में रहता था हमेशा। अब एक दो चीजें जिनसे मैं अंबेडकर के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो पाता, उन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज यह, जैसा मैंने आपसे कहा कि अंबेडकर एक बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्री और बहुत ही बेहतरीन राजनीति के पंडित, लेकिन एसेंशियली वे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने बहुत सारे इतिहास की, परंपरा की चीजों के बारे में अपनी टिप्पणियां लिखी, उन पर विचार किया, तो उनसे एक चीज जो हमारी दृष्टि में आई वो ये कि वो हमेशा जिस चीज पर भी विचार करते थे वो एक वकील की तरह विचार करते थे। उनके पास एक परफेक्ट आर्गुमेंट होते थे। जैसे वकील आप चुनते हैं ना, तो एक तरफ किसी की हत्या हुई है तो एक तरफ वकील जो हत्या में फंसाने वाला और एक तरफ दूसरा वकील है जो हत्या से बचाने वाला है। तो वकील के दोनों के तर्क, दोनों के देख के आपको लगेगा कि दोनों सही बोल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि क्लासिकल रचनाओं को लेकर, खासतौर पर एपिक रचनाओं को लेकर, महाकाव्यों को लेकर लगातार अंबेडकर का जो रवैया रहा है वो एकदम गैर पेशेवर रहा है। अंबेडकर की यह धारणा है कि एपिक रचनाएं, जितनी भी प्राचीन रचनाएं हैं, वे पॉलिटिकल रचनाएं हैं। उनकी दूसरी धारणा यह है कि जितनी भी ये एपिक रचनाएं और पुरानी रचनाएं हैं, ये धार्मिक रचनाएं हैं। और ये दोनों चीजें एसेंशियली सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अंबेडकर से यह चूक क्यों हुई, क्योंकि वे साहित्य के पंडित नहीं थे। साहित्य उनका प्रिय क्षेत्र नहीं था। जैसे मैंने साहित्य पढ़ाया है, तो मेरा साहित्य प्रिय क्षेत्र है। साहित्य मेरा प्रिय क्षेत्र है, और साहित्य मेरे प्रिय क्षेत्र के कारण मैं इस बात को भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत मैं भरोसे से कह सकता हूं, क्योंकि साहित्य मेरा प्रिय क्षेत्र है, वह मेरे अध्ययन का प्रिय एरिया है। जितनी भी एपिकल रचनाएं हैं, काव्यात्मक रचनाएं हैं, उनको यथार्थ के नजरिए से नहीं पढ़ा जा सकता और न विश्लेषित किया जा सकता है। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, या और दूसरी कृतियां हो। अंबेडकर से ये एक मूल्यांकन में, अपनी बात को सिद्ध करने के क्रम में, ये एक चूक हुई है। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसके एक दो तर्क मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सोचें। पहली चीज ये कि एपिक में जो कहानी है, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो या महाभारत हो, क्योंकि इन दो रचनाओं से लंबे समय तक समाज प्रभावित रहा है।
इन दोनों रचनाओं ने हिंदुस्तान के समाज को बहुत लंबे समय तक और लेखकों को बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया है। इनमें जो लिखा गया है, एपिक रचना की खूबी है कि लेखक का समय और कहानी का समय, इसके बीच में बिग गैप होता है। रामचंद्र जी कब हुए, कृष्ण कब हुए, पांडव कब हुए, और इनका जो लेखक हुआ, इनके बीच में हजारों लाखों साल का गैप है। लेखक का काल और कहानी का काल, इसके बीच में बिग गैप है। इस बिग गैप को, महाअंतराल को अंबेडकर समझ नहीं पाते। और अंबेडकर ही नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, और हिंदुस्तान में नहीं, अंग्रेजी में भी आलोचना में बहुत सारे लोग वर्षों तक समझ नहीं पाए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक व्यक्ति है जिसने इसको सबसे पहले पकड़ा और हाईलाइट किया। उसका नाम था मिखाइल बाख्तिन, जो रूस का बहुत बड़ा आलोचक था। मिखाइल बाख्तिन ने सबसे पहले एपिक रचनाओं के संदर्भ में जो चीज लिखी, और वो क्यों लिखी, उसने कॉस्ट दी इस पर। आप लोग जानते हैं कि एक जमाने में जॉर्ज लुकास ने एक उपन्यास पर एक किताब लिखी थी, और किताब लिखते समय उन्होंने एपिक पर भी विचार किया था। और जॉर्ज लुकास अपने जमाने में स्टालिन के, जो सोवियत संघ के बड़े धाकड़ नेता थे, शासक थे, उनके एकदम प्रशंसा पात्र थे। आप समझ सकते हैं, जब प्रशंसा पात्र कोई विद्वान जब किताब लिखता है तो उसका मार्क्सवाद पर कैसा असर होता है। बिल्कुल एकदम भेड़ की तरह लोग जय हो करके पीछे चलते हैं। तो जॉर्ज लुकास की जब किताब आई, तो जॉर्ज लुकास की किताब का जो उपन्यास पर आई, उस किताब की सबसे तीखी आलोचना लिखी मिखाइल बाख्तिन ने। और मिखाइल बाख्तिन ने जो आलोचना लिखी, उसके बाद में जॉर्ज लुकास को अपनी वो किताब डिसोन करनी पड़ी। लेकिन स्टालिन इस चीज को झेल नहीं पाए। स्टालिन ने मिखाइल बाख्तिन को साइबेरिया में एकदम निकाला, देश निकाला देके भेज दिया। लंबे समय तक सारी दुनिया में लोग जानते ही नहीं थे कि मिखाइल बाख्तिन ने क्या लिखा है। 1970 के आसपास मिखाइल बाख्तिन की रचनाएं पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई, और लोगों को पता चला कि उपन्यास क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, और महाकाव्य उपन्यास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। और जब वो रचना आई सामने, तो उसके बाद में अंग्रेजी आलोचना का पूरा पैटर्न बदल गया। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अंबेडकर का एपिक रचनाओं को लेकर जो नजरिया है वो अनसाइंटिफिक है, गैर साहित्यिक है। उसका साहित्यिक नजरिए से कोई लेना देना नहीं है। वो एक वकील का नजरिया है, उससे बचने की जरूरत है। नहीं, हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं, मानस जी, हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं, वो उपन्यास पर ही है, वो नॉवेल करके ही है। वो एक जमाने में मैकमिलन ने छापा था हिंदी में सबसे पहले। एक अन्य चीज जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं है, प्लीज। ऋग्वेद एक काव्य ग्रंथ है। वाल्मीकि की रामायण एक एपिक है, महाभारत एक एपिक है। हमें अपनी अपडेटिंग करनी चाहिए। अगर हम अपनी अपडेटिंग नहीं करेंगे तो फिर वही दिक्कत होगी जो जॉर्ज लुकास के साथ हुई थी। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर मिखाइल बाख्तिन की बात अगर अंबेडकर के जमाने में आ गई होती, तो अंबेडकर अपने दृष्टिकोण में जो वेरिएशंस हैं या एरर है, इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो परंपरा में, खासतौर पर साहित्यिक रचनाओं को लेकर ये जो कंफ्यूजन है और ये जो मिश्रण है उनके दृष्टिकोण में, कि वे साहित्य की कृतियों को भी धार्मिक कृतियां मानते हैं, राजनीतिक कृतियां मानते हैं,
जो ठीक नहीं है। एक आखिरी बात फिलहाल के संदर्भ में, क्योंकि अंबेडकर पर बातें बहुत हो सकती हैं। आखिरी बात ये कि महेश वशिष्ठ जी ने पूछा है कि महाकाव्य को यथार्थ के अंतर्गत न देखने पढ़ने से दीगर क्या है सही नजरिया। दीगर यह है कि एपिक में जो कुछ लिखा है, उसे जैसा लिखा है उसे नतमस्तक होकर स्वीकार करो। आपके पास में उसे चेंज करने का, यानी एपिक की ब्यूटी है कि आप एपिक को उलट पुलट के यथार्थ की कसौटी पर कस ही नहीं सकते। वो जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा। मसलन अगर वाल्मीकि ने लिख दिया कि सीता राम की पत्नी थी, तो सीता राम की पत्नी थी, तो एपिक में लिख गया है। अब आप इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जबकि बौद्ध जातक कथाओं में सीता राम की पत्नी नहीं है, बल्कि वो बहन है। कौन सी चीज मानी जाएगी? जो एपिक में लिखी गई है। एपिक में जैसा लिखा है, मिखाइल बाख्तिन कहते हैं कि एपिक की ब्यूटी है कि वहां जो कुछ लिखा है उसे आपके पास में नतमस्तक होकर स्वीकार करने के अलावा और कोई चीज नहीं है। एपिक को आप उलट पुलट के नहीं देख सकते। आप ये सोच ही नहीं सकते, मसलन आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये तो चले गए, लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो कम से कम अयोध्या से सेना तो दशरथ भेज ही सकते थे। आप ऐसे यथार्थ सवाल खड़े नहीं कर सकते। और वो बंदरों के जरिए लड़े तो बंदरों के जरिए लड़े। बंदरों ने अगर समुद्र पर सेतु बनाया तो बंदरों ने सेतु हैं। नहीं, उसकी विवेचना होगी, लेकिन उसकी विवेचना इस रूप में नहीं होगी, यथार्थ की कसौटी पर नहीं होगी। एपिक क्यों हमें अच्छे लगते हैं? राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान जो कार्ल मार्क्स, जो कि कैपिटल के पहले लिखी गई, उस पुस्तक में मार्क्स ने इस प्रश्न को खोज किया है होमर की कृतियों के जरिए, क्योंकि उसने भी एपिक लिखे थे। अभी देख रहे हैं ना आप, भीड़ पड़ी हुई है बिल्कुल टीवी के सामने, क्योंकि एपिक आ रहा है। क्यों अच्छे लगते हैं? मार्क्स कहते हैं कि एपिक हमें 2000 साल बाद भी क्यों आनंद देते हैं। इसलिए आनंद देते हैं कि वे हमारी सभ्यता का बचपन है, वे हमारी संस्कृति के बचपन हैं। और जब हम बचपन देखते हैं तो वो हमें आनंद देता है। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वह अच्छा लगता है। उसी तरह ये एपिक हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या ये एपिक रिपीट किए जा सकते हैं? क्या लिखे जा सकते हैं एक हिस्टोरिकल कंडीशन के बदल जाने के बाद? नहीं, एपिक नहीं लिखे जा सकते। वे ऊल जलूल कल्पनाएं उस हिस्टोरिकल पीरियड में ही संभव थीं। वो 5वीं 6वीं शताब्दी के पहले ही संभव थी, उसके बाद संभव नहीं थी। क्योंकि जब विज्ञान आने लगा, विज्ञान की खोजें आने लगी, जब फ्यूडलिज्म का जन्म होने लगा, तब एपिक लिखना संभव नहीं था। एपिक में जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में मानो, उसी रूप में उसे पेश करो और देखो और फिर एंजॉय करो। एपिक के मूल्यांकन के लिए आलोचनात्मक विवेक की जरूरत नहीं है, प्लीज। एपिक को पढ़ने की पद्धति अलग होगी, उपन्यास को पढ़ने की पद्धति अलग होगी। एपिक को सामान्य साहित्य की विधाओं की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। हमारे यहां नहीं, पूरी दुनिया में 1970 के पहले तक, मिखाइल बाख्तिन के दृष्टिकोण के आने के पहले तक, महेश वशिष्ठ जी, सारी दुनिया एपिक में यथार्थ खोजती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यथार्थ खोजना धीरे धीरे बंद हुआ।
और मिखाइल बाख्तिन को अपनी इस खोज के लिए साइबेरिया जाना पड़ा, यंत्रणा झेलने के लिए। लेकिन उसने एक बड़ा काम किया, उसने हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जनता को एक महत्वपूर्ण कृति दी और धारणा दी। उनकी एक किताब है डायवोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ें। अब एक अन्य चीज और लास्ट चीज फिलहाल के संदर्भ में, अभी एपिक को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये एपिक एक ऐसी चीज है जिस पर चाहे जितनी बात की जा सकती है। और मेरा वो फेवरेट है, मुझे बहुत मजा आता है उसमें, मैं उसमें बहुत रस लेता हूं। तो अभी तो स्थिति है कि मेरा एपिक जो है वो मोबाइल है मोबाइल से ही सारी दुनिया चल रही है मेरी। अंबेडकर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो कि मैं शेयर करके ये बातचीत में रोकूंगा। अंबेडकर ने एक बात यह कही कि अंबेडकर जिस समय लिख रहे हैं, सारा विमर्श चल रहा है, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, फ्रीडम मूवमेंट के बाद भी बहुत तेज उन्माद था लोगों में, पॉलिटिकल उन्माद था। अंबेडकर इस राजनीतिक उन्माद के फिनोमिना को और प्रवृत्ति को बहुत गंभीरता से रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि यह खतरनाक चीज है। राजनीतिक उन्माद ने जनता को अपनी मोह में बांध लिया एकदम, और वो एक तरह से राजनीति नशा बन गई है। ये जो अभी जैसे उन्माद और उसका जो एक अफीम जैसा नशा है, ठीक यही अवस्था थी। और इस नशे को एकमात्र एक व्यक्ति ने तोड़ा था, अंबेडकर नहीं तोड़ पाए थे इस नशे को एकमात्र। और वो नशा किसका था? राजनीति नशे की तरह किसकी थी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की राजनीति और उसके उन्माद और नशे में पूरा देश डूबा हुआ था। अंबेडकर ने इसकी तरफ इशारा किया था बहुत तरीके से। बोले कि इस राजनीतिक नशे का, इस उन्माद का जितना सेवन बढ़ता जाएगा, इसकी जितनी लालसा बढ़ती जाएगी, उतना ही यह नुकसान करेगा। राजनीति करो लेकिन लालसा के साथ नहीं, राजनीति करो लेकिन उन्माद के साथ नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक नशे से सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने कुर्बानी से, उस नशे से हिंदुस्तान की जनता को कुछ क्षण के लिए झकझोरा था और निकाला था, वह था भगत सिंह और उसकी कुर्बानी, उसकी फांसी। जिस समय हिंदुस्तान में फांसी के ऊपर लटकाया गया था भगत सिंह को, सारी पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी लीडरशिप, जनता, इन सारे के बीच में एक तरह से तेज आंधी की तरह लोगों के बीच में यह मैसेज गया कि भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया है और यह सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। सारा देश गुस्से में था और दुख में था। एक ही चीज थी जिसने कि गांधी को उस दौर में क्रॉस किया था, वह था भगत सिंह की कुर्बानी और उसकी फांसी की सजा और उसकी खबर जो बिजली की तरह सारे देश में फैल गई। अंबेडकर को तो यह झेलना पड़ा बार बार। पॉलिटिक्स होनी चाहिए लेकिन उन्माद नहीं होना चाहिए। और हमारे यहां मुश्किल यह है कि बिना उन्माद के पॉलिटिक्स नहीं होती। उस जमाने में गांधी बहुत आदर्शों की बात करते थे, इसीलिए अंबेडकर ने कहा था कि आदर्शों को बहुत दूर रहना चाहिए। और बहुत अच्छी, बहुत टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उससे बात करता। उन्होंने कहा कि होता और साहस तर्क नहीं होता। मैं बार बार जाता वो लोगों को बहुत पढ़ता हूं, गांधी को भी पढ़ता हूं, अंबेडकर को भी पढ़ता हूं और मैं नेहरू को भी पढ़ता हूं।
और इसमें मुझे सबसे ज्यादा जिसे कहें कि सूत्र में आइडिया जिसके हिट करते हैं वो अम्बेडकर अपील करते हैं। अब आप सोचिए, वो कहते हैं तर्क विवेक नहीं होता और साहस तर्क नहीं होता। एक और चीज, धर्म की सबसे ज्यादा आलोचना लिखी अम्बेडकर ने। उसमें सबसे मजेदार और काम की बात कौन सी कही है? अम्बेडकर कहते हैं कि धर्म उस समय तक अच्छा लगता है या उस समय अच्छा होता है जब वह टकसाल से ताजा ताजा निकला होता है। टकसाल से ताजा निकला हुआ धर्म अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहां तो सारा का सारा धर्म, वो कहते हैं एकदम जो टकसाल से निकले हुए खोटे सिक्के की तरह है, इसलिए हमारे धर्म अच्छा नहीं हुए। धर्म में बड़े कष्ट है। वह धर्म अच्छा जो कि टकसाल से निकला हो लेकिन ताजा हो। नवोदित धर्म की ये जो नवोदित धर्म अच्छा होता है, और धर्म जितना पुराना होता जाता है व्याधियों से ग्रस्त होता जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने धर्म की सीधी और तीखी आलोचना लिखी। जो लोग डेमोक्रेसी के नशे में हैं, अब सोचिए, अंबेडकर ने संविधान बनाया, हम लोगों के लिए लोकतंत्र दिया, हम लोगों के लिए संवैधानिक अधिकार दिए, और हम इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जनतंत्र कैसा है। अंबेडकर की दो टूक धारणा थी कि ये जो जनतंत्र है जो इस संविधान से संचालित हो रहा है, ये जनतंत्र जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। सबसे पहले उन्होंने ये धारणा 1900 और इस धारणा पर वे अंत तक अडिग रहे। संविधान बनाने के बाद में उनकी धारणा बदली नहीं। अंबेडकर ने क्यों यह बात कही कि जनतंत्र जो है वो जनता की मूल समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता? इसलिए कही क्योंकि ये जो जनतंत्र है इसकी बैकबोन मजदूर नहीं है। अगर जनतंत्र का सामाजिक आधार मजदूर होंगे तो जनतंत्र में यह क्षमता होगी, और अगर जनतंत्र का आधार पूंजीपति वर्ग होगा तो जनतंत्र में यह क्षमता नहीं होगी कि वह जनता की समस्याओं के समाधान करे। इसलिए आप देख रहे हैं अभी ये जो अभी क्राइसिस दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें मजदूर अलग हैं और अमीर लोग अलग हैं। अमीर लोग में हम लोग भी आते हैं, हम मध्य वर्ग के लोग भी आते हैं। हमारी सबकी चिंता कहां है? तुम घर में रहो, लेकिन जिनके पास घर नहीं है वे कहां जाएं? उनके लिए कोई समाधान नहीं है हमारे पास। वे अभिशप्त हैं वायरस से मरने के लिए। जिनके पास में 5 फुट की 7 फुट की जगह और घर में 5 लोग 6 लोग हैं, वे कैसे 3 फुट की दूरी पर रहेंगे? अंबेडकर के जनतंत्र की धुरी, जनतंत्र के दृष्टिकोण की धुरी वर्किंग क्लास है, मजदूर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग नहीं है, बुर्जुआजी नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है। तो अंबेडकर पर बात करते समय, अंबेडकर के नजरिए से जनतंत्र पर बात करते समय यह चीज ध्यान रहनी चाहिए कि अंबेडकर की है, उन्हें कोई कि अगर जनतंत्र आएगा हिंदुस्तान में तो कैसा होगा और किन के लिए होगा, कोई इल्यूजन नहीं था। इसलिए अंबेडकर के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट यही हो सकती है कि हम जनतंत्र को अपने जेहन में नए सिरे से परिभाषित करें और मजदूर को केंद्र में रख के परिभाषित करें। अंबेडकर की चिंता जाति नहीं थी, मजदूर थे। अंबेडकर ने कभी जाति का संगठन नहीं बनाया, जान लीजिए, अपनी पूरी जिंदगी में।
इसलिए अंबेडकर को सही नजरिए से देखा जाना चाहिए, उसकी सही स्पिरिट को पकड़ा जाना चाहिए। हमारे यहां मुश्किल यह है कि हम हर चीज को उत्सव धर्मी बना देते हैं और हर चीज के प्रति हमारा एक कैजुअल रवैया होता है। ये उत्सव धर्मिता और तदर्थ भाव, ये पूजा भाव, ये तीन चीजों से हर हालत में बचना चाहिए। अंबेडकर के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होगी? में सत्यान्वेषण, सत्यान्वेषण खोज से तुम सच को जानोगे, सत्यान्वेषण करोगे तो तुम फेक को एक्सपोज करोगे, सत्यान्वेषण करोगे तो सरकारी गैर सरकारी पे हुए तमाम किस्म के पाखंड को नष्ट करोगे। और ये ताकत बन सकता है, और इसी ने अंबेडकर को महान बनाया था। अगर हिंदुस्तान को महान बनना है और विश्व गुरु बनना है तो उसको सत्यान्वेषण की स्पिरिट पैदा करनी होगी। बिना सत्यान्वेषण की स्पिरिट पैदा किए हिंदू स्पिरिट से हिंदुस्तान महान नहीं बन सकता। हिंदुस्तान को महान बनना है तो उसे सत्यान्वेषण की स्पिरिट, और यही अंबेडकर का एक, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे हमें लोगों के बीच में ले जाना होगा। फिलहाल इतना ही रखें, एक 10 मिनट बाद हम लोग फिर बात करेंगे। बाय, थैंक यू।